हेलो नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है कार्बन आयंस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, देन कैसे जो है कार्बन आयंस की फॉर्मेशन होती है, देन क्लासिफाई कैसे करते हैं, देन स्ट्रक्चर, देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम कार्बन आयंस को डिफाइन कैसे करेंगे। देखो, जब भी कार्बन एटम जो है अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, सपोज यहां कार्बन जो है ई के साथ अटैच है और ये जो ई एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यानी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इस केस में जब भी हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, उस केस में कार्बन के पास दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां पर ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। अब अगर हम देखें तो ये हम डिफाइन करना हो कार्बन आयन क्या होता है। सो दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बन आयंस। तो ऐसे हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप या H अटैच कर दूं, सपोज ये तीनों एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2, 4, 6 और 8। यानी जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम में, तो ये हाईली रिएक्टिव कैसे है? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं। और कार्बन आयन क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। लेकिन यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हाईली रिएक्टिव कैसे हुआ? तो वो हुआ इसके फॉर्मल चार्ज की वजह से। इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि इसके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है उसकी वजह से ये रिएक्टिव होता है। और फॉर्मल चार्ज क्या होता है? ये चार्ज, फॉर्मल चार्ज बेसिकली वो चार्ज होता है जो एक एटम को असाइन किया जाता है, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम है, उन तीनों को असाइन किया जाता है टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वो होता है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज की वजह से हाईली रिएक्टिव होता है। तो अब बात करते हैं कि कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो कैसे सकती है। देखो, किसी भी कार्बन एटम पे जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके जो है अल्फा पोजीशन पे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उस केस में ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है। और बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जो है ये H को हम एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पर कार्बन आयन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर कार्बन आयन जनरेट हुआ, यानी कि CH2 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, फर्दर जो है क्यों जनरेशन होती है? फर्दर जो है ये स्टेबलाइज होता है बाय रेजोनेंस और बाय कंजुगेशन, उसकी वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो हो सकता है, साइनो हो सकता है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। बेसिकली हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में अल्फा पे अगर हाइड्रोजन एटम है तो वो एसिडिक बिहेव करता है। और बेस की प्रेजेंस में सिमिलरली जो है इस केस में भी H एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहां पर जो है कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली इस केस में एल्डिहाइड कीटोन के केस में ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर कार्बन आयन की फॉर्मेशन होगी। अब एस्टर के केस में भी ऐसा होता है, क्योंकि एस्टर भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। बट एस्टर के केस में जो है हम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं कर सकते एज अ बेस। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देगा। एट द सेम टाइम अगर R ग्रुप मेरा इथाइल है तो यहां पर मैं मेथनॉल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी, ये जो है मिथाइल एस्टर बना लेगा। तो उस केस में आपको याद रखना है, जब भी ऐसा कोई केस हो लाइक क्लेजन कंडेंसेशन, उस केस में हमें OR के पार्ट वाला ही बेस यूज करना है। यानी एल्कोक्साइड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें करना है RONA, मान लिया, सॉरी यस, सोडियम का जो है इसका ले लिया है हमने, एल्कोक्साइड जो लिया है, कोरस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड लिया है। अब ये एज अ बेस एक्ट करेगा, यानी अगर यहां इथाइल है, इथाइल एस्टर है, सो हमें सोडियम इथोक्साइड का यूज करना पड़ेगा एज अ बेस। ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां पर जो है कार्बन आयन की जनरेशन होगी, जो फर्दर जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो ऐसे हम जो है ये जनरेट कर सकते हैं कार्बन आयन। सेकेंड केस, हम टर्मिनल एल्काइन से भी कार्बन आयन जनरेट कर सकते हैं। टर्मिनल एल्काइन में आपको पता होगा कि ये जो H है, ठीक है, ये एसिडिक होता है। और सोडामाइड जब हम इसमें डालते हैं तो सोडामाइड में ये H एब्स्ट्रैक्ट करके यहां भी कार्बन आयन की जनरेशन हो जाती है।
ठीक है, तो यहां पर भी हम कार्बन आयन की जनरेशन कर पाते हैं। थर्ड केस, जब भी आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो इन एनी सिस्टम विच इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनियल सिस्टम है बेसिकली, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम कार्बोनियल सिस्टम, जिसमें जो है न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनियल कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर कार्बोनियल कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो है क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहां पर भी जो है रेजोनेंस से हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी कंजुगेशन है इसलिए स्टेबल है। तो ऐसे भी हम जो है जनरेट कर सकते हैं कार्बन आयन को। फिर हम बात करते हैं कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं कार्बन आयन्स को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिथाइल है, मिथाइल कार्बन आयन। उसके बाद अगर यहीं से एक H रिप्लेस करके हम CH3 लगा दें, क्योंकि ये वाला कार्बन एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन आयन, ठीक है। अगर दो H को रिप्लेस कर दें CH3 से या किसी भी अल्काइल ग्रुप से, अब ये जो कार्बन एटम जो नेगेटिवली चार्ज है ये दो कार्बन एटम से अटैच है, तो हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन आयन। और अगर ये तीन कार्बन से अटैच है तब हम इसे बोलते हैं टर्शियरी कार्बन आयन। तो ऐसे हम कार्बन आयन को क्लासिफाई करते हैं। तो अब कार्बन आयन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यूजुअली जो है जो सिंपल अल्काइल कार्बन आयन्स होते हैं वो पिरामिडल होते हैं, ठीक है, वो प्लेनर नहीं होते। अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आयन के केस में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट में, और 3 जो है बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। सो 3 बॉन्ड मैंने यहाँ अल्काइल ग्रुप से 3 बॉन्ड दिखा दी, और चौथे ऑर्बिटल में यानी कि अगर ये पिरामिडल है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 हुई। sp3 हुई तो 3 sp3 ऑर्बिटल यहाँ है, और 4th sp3 ऑर्बिटल में जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर प्रेजेंट है। सो ये स्ट्रक्चर जो है अगर आप इसको देखें जो कि क्या है, पिरामिडल है, जस्ट लाइक दैट ऑफ अमोनिया। सिमिलरली अमोनिया की तरह ही है, ठीक है। अमोनिया के केस में हम क्या करते हैं कि 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं एंड एक लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है। सो अब देखो कि कार्बन के साथ मान लिया मैं ये R ग्रुप से डिफरेंट कर देता हूं, R1 R2 R3, ठीक है, 4th ये। तो जब किसी भी कार्बन एटम के साथ 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल से अगर एक ही कार्बन एटम है मॉलिक्यूल में तो कायरलिटी जनरेट हो जाती है मॉलिक्यूल में, और वो मॉलिक्यूल एज अ कायरल मॉलिक्यूल हम बोलते हैं, और उसके एनंशियोमर एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब अगर इसके 4 अलग सब्स्टिट्यूएंट है R1 R2 R3 और इसे एज अ 4th सब्स्टिट्यूएंट हम मानते हैं, सो इस केस में इसे भी ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा, होना चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन हम क्या है कि ये एज अ रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है, एज अ रेसिमिक मिक्सचर। वो क्यों मिलता है, जैसे अमोनिया में हमने पढ़ा है कि पिरामिडल इन्वर्जन होता है, सेम इन केस ऑफ कार्बन आयन, जो सिंपल अल्काइल कार्बन आयन है उसमें जो है पिरामिडल इन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से एक एनेंटियोमर जो है रैपिडली कन्वर्ट होता है सेकंड एनेंटियोमर में, और हम उसे जो है आइसोलेट यानी सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है। उस वजह से जो है रेसिमिक मिक्सचर हमें मिलता है। अब हमने बताया कि ये जो है सिंपल अल्काइल कार्बन आयन्स पिरामिडल होते हैं, बट ये प्लेनर भी होते हैं, कार्बन आयन प्लेनर भी होते हैं। किस केस में, उस केस में होंगे जिस केस में जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ वो कंजुगेशन में है, उस केस में लाइक आप देख लो एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो मैंने जो है यहाँ पे रैंडम जो है कीटोन ले लिया, और ग्रुप कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, उस केस में जो है मैं बेस का अटैक करा रहा हूँ। सो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन गया, CH2 नेगेटिव बना, और यहाँ पर ये जो है रेजोनेंस हो रही है। सो रेजोनेंस कब पॉसिबल है, रेजोनेंस तब पॉसिबल है जब सिस्टम प्लेनर हो। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है प्लेनरिटी आई है, इस पार्ट में प्लेनरिटी आई है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि कार्बन आयन तो जो है पिरामिडल होते हैं। सो इस केस में जहां पर भी एक जो कार्बन आयन है वो कंजुगेशन में है विद एनी मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी हो सकता है, वो C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ठीक है, और इवन C ट्रिपल बॉन्ड N हो सकता है। जिस भी केस में कंजुगेशन में होगा वहां ये प्लेनर की तरह बिहेव करेगा, और प्लेनर है अब, यानी कि ये जो कार्बन है अब
sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये किस में प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यहां पर जो है ये p ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब तभी तो ये सिस्टम प्लेनर कैसे हुआ कि जो कार्बोनियल और ऑक्सीजन इनमें जो p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रही है वो जो है ये p ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैप करेंगे और हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना अकर होगा और ये जो है इसका स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल अल्काइल कार्बन आयन के केस में वो पिरामिडल होते हैं, लेकिन प्लेनर होते हैं जिस केस में वो कंजुगेशन में हो विद एनी मल्टीपल बॉन्ड। और जो है बहुत सी हम केमिकल रिएक्शन में करते हैं, लाइक एल्डोल कंडेंसेशन में हमें पता है कि एनी एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो उसमें बेस का अटैक कर जाते हैं और ये कार्बन आयन की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे पर्किन रिएक्शन में हम करते हैं, इवन क्लेजन रिएक्शन में जो है हम एस्टर का यूज करते हैं, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसमें जो हम एल्कोक्साइड का यूज करके जो है पर्टिकुलर कार्बन आयन बनाते हैं। सो उनकी स्टेबिलिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, रेजोनेंस। वहां पे जो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है वो जो है प्लेनर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, जब भी जो है कार्बन आयन की जनरेशन होती है, सबसे पहले आप ये देखें कि वो जो कार्बन आयन है वो किसी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट तो नहीं। लाइक एग्जांपल लें अगर हम, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन, इस केस में जो है सिस्टम जो है साइक्लिक है, प्लेनर है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें वो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, सो ये हक्कल रूल के अकॉर्डिंग क्या है, एरोमेटिक है, सो सबसे ज्यादा स्टेबल ये माना जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एंटी एरोमेटिसिटी। अगर एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है कार्बन आयन तो जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। उसके बाद हम आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस में अभी एक चीज ये ध्यान रखो, क्योंकि कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। सो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा या उसे डिस्पर्स करेगा, डीलोकलाइज करेगा, वो जो है इसे स्टेबल बनाएगा। और कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, सो वो चार्ज को क्या इंटेंसिफाई कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी यहां, वो जो है उसे डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सो रेजोनेंस में जो है जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जितने भी, वो तो इसे स्टेबलाइज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इसे डीस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, अब रेजोनेंस में मैंने क्या बोला कि जो विड्रॉइंग है, अगर विड्रॉइंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप है, सो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू वीक -m। ठीक है, एग्जाम्पल मान लिया CH2 नेगेटिव के साथ एक है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, वो नेगेटिव पॉजिटिव, और एक में हमारे पास कार्बन आयन अटैच है, C डबल बॉन्ड, ओके, यहां H आएगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपको पता है कि नाइट्रो का -m जो है स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड C। ये जो डबल बॉन्ड है इसके कंपैरिजन में -m इसका स्ट्रॉन्ग है नाइट्रो का। सो इस केस में ये जो रेजोनेंस है ये इसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल फॉलोड बाय दिस वन। ठीक है, ये रेजोनेंस के केस में होगा। उसके बाद हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हम हाइपर कंजुगेशन की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन सिर्फ किस किस केस में एप्लीकेबल होता है, वो होता है कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एल्कीन का हो सकता है या फिर किसी एरोमेटिक सिस्टम यानी बेंजीन का भी हो सकता है। इन केसेस में हम हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व करते हैं, हाइपर कंजुगेशन इन्हीं सिस्टम में प्रेजेंट होता है, बट कार्बन आयन के केस में ऐसा नहीं होता। तो थर्ड जो फैक्टर है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेम कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो डिस्टेबलाइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है वो स्टेबलाइज करेगा। अब अगर मैं एग्जांपल लूं लाइक CH3 एक ये है कार्बन आयन, एक केस में जो है ये कार्बन आयन है, एक केस में जो है ये कार्बन आयन है, एक केस में जो है ये कार्बन आयन है। अब आपको पता है कि मिथाइल का जो है, मिथाइल ग्रुप का वो प्लस आई इफेक्ट होता है। सो यहां पर जो है 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है और 3 मिथाइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मैक्सिमम होगी। और इस केस में 2 प्रोवाइड कर रहे हैं, इस केस में 1 और इस केस में है नहीं। सो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस एंड फॉलोड बाय दिस, ये फोर्थ होगा। ठीक है, सो ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का रोल। देन हम आते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। जब भी कार्बन आयन का जो पार्ट है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, उसका पार्ट है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है। लाइक एग्जांपल के लिए
ये सिस्टम है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको लगेगा कि सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बट इसमें जो है ये जो है, अगर आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें जो है 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये सिस्टम। यानी कि बाकी चीजें हैं, प्लेनर है, साइक्लिक है, बट एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है तुरंत जो है डाइमराइज कर जाते हैं, स्टेबल नहीं होते, हाइपोथेटिकल मानते हैं हम उन्हें, और इस वजह से जो है ये हम लास्ट में लेते हैं। ये जो है यहाँ पर जो रेजोनेंस होती है वो इस मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करती है, ठीक है। रेजोनेंस क्या करती है यहाँ एंटी एरोमेटिक के केस में, वो डिस्टेबलाइज करती है। और जब भी आपके पास ऐसा केस है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, एरोमेटिसिटी, देन देखना है रेजोनेंस, देन देखना है इंडक्टिव इफेक्ट, देन देखना है कि क्या सिस्टम का जो कार्बन आयन है वो पार्ट है एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। उसके बाद आपको किस केस में देखना है, हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन से भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बता सकते हैं। लाइक अगर मैं लूँ कि जो कार्बन आयन है वो पार्ट है एक, सपोज आई हैव एसिटिलीन, यहाँ पर जो है एसिटिलाइड आयन बना दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं मानता हूँ कि ये जो है नेगेटिव H, ठीक है, और एक केस में मैंने मान लिया CH3 CH2 नेगेटिव। सो हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ पर क्या है sp2, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। तो अब देखो, अगर किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में अगर s कैरेक्टर ज़्यादा है तो यानी वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है तो उनकी एनर्जी लोअर है, एनर्जी कम है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो जिस केस में s कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो जो है स्टेबल होगा। सो यहाँ कितना है s कैरेक्टर, 50% s है, 50% p कैरेक्टर है। सो इस केस में जो है s कैरेक्टर ज़्यादा है, सो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फॉलोड बाय दिस वन, फॉलोड बाय दिस वन, ये कम, सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे हम कार्बन आयन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, क्लासीफाई कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, और स्टेबिलिटी हम कैसे जो है किसी कार्बन आयन की बता सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।